हमारे खेड़ावाल समाज के सम्मानित स्वजनों का चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, तो सर्वप्रथम मेरे साथ बोलिए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद। आज मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि इतनी भारी संख्या में पहली बार एक विशेष साधारण सभा की मीटिंग में आप सभी लोगों ने अपना समय निकाल करके यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हम लोग के यहाँ नियम है कि एजेंडे के अनुसार हमारा जो आज का एजेंडा है उसमें है पिछली साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि। तो मैं आप सबको अवगत करा दूं कि पिछली साधारण सभा दिनांक 14/3/21 को हुई थी, जिसमें सर्वप्रथम अध्यक्ष एवं सहमंत्री के संयुक्त से बैठक प्रारंभ हुई, किंतु उपस्थिति न होने के कारण बैठक 30 मिनट के लिए रोक दी गई थी। इसके उपरांत बैठक पुनः प्रारंभ हुई। आय व्यय पर चर्चा की गई। कोषाध्यक्ष श्री आनंद शंकर पंड्या जी ने बताया कि आय व्यय की कार्य कॉपी सभी लोगों को मिल चुकी है, सभी लोगों ने उसमें अपनी सहमति प्रदान की गई है। वर्ष 2021-23 जो कि करेंट ईयर चल रहा है, इसमें हमारी संस्था के सीएवी श्री वी राजेंद्र गुप्ता ही रहेंगे, ऐसा उस कार्यकारिणी साधारण सभा की मीटिंग में निर्णय हुआ। अन्य कार्य में कुछ सदस्यों ने कुछ टॉपिक के ऊपर चर्चा की और अपने सुझाव भी हमको दिए। जिन लोगों के मेरे पास सुझाव आए उनमें श्री सुलभ पंड्या, श्री अंकुर ठाकर एवं श्री प्रखर शुक्ला थे। सभी लोगों के विचार जानने के बाद निर्णय लिया गया कि इन सभी के विचारों को चुनाव के बाद जो साधारण बैठक होगी उसमें रखा जाएगा और उसी बैठक में ये भी निर्णय हुआ कि अब जो नए सदस्य बनेंगे उनसे हम लोग सदस्यता शुल्क 251 की जगह 501 रुपया रखने का निर्णय हुआ। तो अभी हमारे जो भी नए सदस्य बन रहे हैं वो 501 रुपया देकर के ही सदस्य बन रहे हैं। अंत में सर्वसम्मति से श्री सूर्यकांत भट्ट जी को वर्ष 21-23 के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। अंत में श्रीमती अंजना जोशी को उनके निवास पर बैठक करने के लिए धन्यवाद देते हुए बैठक स्थगित कर दी गई। तो ये हमारे पिछले कार्यकाल की कार्यव्यक्ति की हमने पुष्टि की हुई है। एक बार पुनः मैं आप सभी स्वजन जो अपना कीमती समय निकाल करके इस विशेष साधारण सभा की बैठक में आए हुए हैं, मैं उनका उत्तर क्षेत्र बाज खेड़ावाल गुजराती समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में इसी तरीके से आप सबका सहयोग और प्यार और विचार दोनों ही मिलता रहेगा, जो कि हमारे समाज के लिए आने वाले समय में काफी मददगार साबित होगा। हमारे एजेंडे में सेकंड पॉइंट है वर्ष 2020-21 की अंक लेखित लेखा पत्र प्राप्त करना और इस पर स्वीकृति प्रदान करना। और ये कार्य भी हमने आप सबके घर में, मोहल्ले में, बाहर में और जो आउटसाइड में भी रहते हैं उनको पोस्टेज के द्वारा जा करके उनको वितरित कर दिया गया है। अगर आप सब लोगों ने इस चीज को रीड किया होगा, पढ़ा होगा, अगर आपको कोई भी आपत्ति हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो हम आपका स्वागत करते हैं।
आप लोग की तरफ से कोई आपत्ति या कुछ उस बैलेंस शीट में अधिक जानकारी? अंकुर जी, वो दूसरा माइक है। आप थोड़ा सा करा दिया बस। नहीं काका काका वहीं पे रही है, हमको कैमरे में भी आना चाहिए ना। एक मिनट, मैं इस बैलेंस शीट के बारे में पूरा नहीं है क्या? हेलो हेलो, खुल गया। मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ इस बारे में, जो आप अगर एक ही घर में जो आप 4 कॉपी फोटो सेट करवा के देते हैं, अगर एक ही कॉपी एक घर में दी जाए तो मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी बजट की बचत कर। क्या जरूरी है कि चाहे एक ही घर में अगर 4 मेंबर है तो 4 लोग अलग अलग 4 कॉपियाँ दिए हैं? ये आपका सुझाव काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी इस पर, ये मेरा भी विचार था कि जहाँ एक घर से या एक परिवार से सभी लोग मेंबर हैं तो अननेसेसरी समाज का खर्चा हम लोग ना बढ़ाया जाए। 5 मेंबर है या 4 मेंबर है, 4 कॉपी देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल 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 राजू भाई, आपके ही में इस विचार का बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं और भविष्य में हम आपको एश्योर करते हैं कि आगे से हम प्रत्येक घर में सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी ही भेजेंगे ताकि समाज में कुछ बचत हो सके। क्योंकि ऐसी परंपरा रही हुई थी, इसलिए मैं अभी नया इसमें आया हूँ तो भूल चूक होने की संभावना है। आशा है आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और हमें क्षमा करेंगे। सुझाव है नहीं, बिल्कुल आपने एकदम सही सुझाव दिया है, एकदम सही सुझाव दिया। धन्यवाद राजू भैया। बोलो बोलो बोलो, इसमें बोलो, प्रेरित करो और किसी का अगर कोई तेज करो। सूर्यकांत काका जी से निवेदन है कि कृपया राजू भैया के विचार को आप रजिस्टर पे नोट कर लें मिनट में, ताकि हम लोग इस पर कार्य कर सकें आगे से। आप लोगों में से अगर किसी और का भी विचार हो तो यहाँ पे साझा कर सकते हैं। आपका वर्णन करवाइए, आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान और नियमावली में प्रस्तावित संशोधन पर विचार। ये कुछ लोग सदस्यों के द्वारा ये विचार आया था कि जब भारतवर्ष के विधानसभा में या लोकसभा के चुनाव में 18 वर्ष उम्र कर दी गई है तो हमारे संविधान में जो वोट डालने की उम्र जो 21 वर्ष रखी गई है तो उसको भी हम लोग को घटा करके 18 वर्ष कर देनी चाहिए। इस विषय पर मैं उपस्थित सभी जनों का समर्थन या विचार जानना चाहूँगा कि क्या हम लोग को ये उम्र 21 से 28 कर देनी चाहिए, सॉरी 21 से 18। कृपया हाथ उठा करके मेरी बातों का समर्थन करें। 18 वर्ष, ओके। सूर्यकांत काका की प्लीज। इतना रोटेट बहुत करना पड़ा है। इस समय जवाब देने में सब वोट कर रहे हैं, उस समय पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम उधर रहोगे ना तो बस वही 5 सेकंड का जो 10 सेकंड का रहेगा, बस वो हाथ उठाए ना वो रहना चाहिए। दूसरा संशोधन पे विचार था कि आज के परिवेश में हमारे समाज की बहुत सी बहनों की शादियां दूसरे गुजराती समाज में या अन्य कास्ट में भी हो रही हैं और संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है। तो हम लोग का ये मानना था कि अगर समाज की हमारी कोई बहनें अगर दूसरे समाज में चली जाती हैं
तो हम उनको सदस्य बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। दूसरा, अगर सदस्य बना सकते हैं तो हमको उनके लिए क्या क्या अधिकार हम लोग को देने चाहिए ताकि उनके भी जरूरत पड़ने पर हम लोग उनकी मदद कर सकें। तो इसमें 3 पॉइंट आता है कि पहले तो सदस्य बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो हमारी कार्यकारिणी ने तो इस पर विचार करके निर्णय दे दिया कि हम लोग सदस्य बना सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से किसी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे अपने घर परिवार की ही बहनें हैं, तो हमको उनको साथ रखने में कोई मेरे ख्याल से कोई बुराई महसूस नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात इस पर है कि कुछ सदस्यों का विचार था कि क्या वो कार्यकारिणी के चुनाव में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं। तो जो लोग कार्यकारिणी के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के पक्ष में हो वो कृपया हाथ उठा दें। अंकुर जी जरा प्लीज एक अपनी काउंटिंग करिए। प्लीज अपना हाथ ऊपर उठाए रखे रहिए ताकि हमको काउंटिंग करने में आसानी हो। एक मिनट, माइक दो, माइक दो। माइक ऑन करो। मेरे विचार से ये समाज को बढ़ाने का एक ठीक है। हम अपनी समाज की हमारी बच्चियाँ हम उसको अपने फंक्शन में बुलावे वहाँ तक तो वो ठीक है, परंतु ये समाज की हमारी गोपनीय अगर बातें अगर हम मीटिंग में जनरल मीटिंगों में ऐसे में इन्वॉल्व अगर करते हैं वो दीगर कास्टों में जाती हैं तो हमारी लीक ऑफ पोजीशन दीगर कास्टों में भी जाती है उनके साथ। देखिए सवाल ऐसे हम अपने फंक्शनों में उनको इनवाइट करने बुलाने वो दूसरी बात है। हमारा जहाँ तक ओपिनियन, क्योंकि आज अपने समाज की कई घरों की बच्चियाँ ऐसा है कि इंटरकास्ट में हैं और इससे होता है कि अलग अलग समाज से हम मिलते जाते हैं तो हमारी गोपनीयता और बढ़ती जाती है। निश्चित इसके ऊपर आप विचार थोड़ा कीजिए। धन्यवाद। बस इतने। अब इस विषय में प्रवीण भाई ने प्रकाश डाला। अब मैं चाहूंगा कि कौन लोग चाहते हैं कि उनको चुनाव में पार्टिसिपेट न किया जाए, कृपया हाथ उठाएं। जो लोग चाहते हैं कि जिन हमारी बहनों की शादियां बाहर हुई हैं और वो सदस्य बन सकती हैं, बाकी सारे कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं, लेकिन चुनाव में भाग नहीं ले सकती, कृपया वो हाथ उठाएं। अंकुर जी प्लीज अपनी काउंटिंग कर लीजिए एक बार। जो चुनाव में भाग नहीं ले सकती है। ये कुछ बोलना चाहती हैं। आरती चाची को हेलो, जैसे हमारे प्रणव काका ने बोला वो हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अगर हम उन लड़कियों को जो लड़कियां हमारी दूसरी जगह जा रही हैं और उनको हम काकाजी में नहीं ले सकते हैं तो हमें बहुओं को भी लेने का कोई राइट नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी अदर कास्ट से आती हैं। अगर वो अदर कास्ट से आएंगी तो वो भी हमारी बातों को बाहर लीक कर सकती हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो मेंबर बना सकते हैं, लेकिन हम काकाजी बहू बेटी दोनों को नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो हम दोनों को लेंगे, वरना किसी दोनों को भी नहीं लेंगे। माइक दो। मैं समझता हूँ कि बहुएं वो दूसरी जातों से अपने समाज में आती हैं, वो हम हमको अपना अंग उनका अपना सब गोत्र बात सब चेंज कर चुके हैं। वो हमारे घर की बहुएं होती हैं, वो अपने घर की मान मर्यादा के लिए वो छिपाव रहता है। लड़की जब दिगर घर में चली जाती है तो वो हमारे एक मैके से उसका दूसरा रूप हो जाता है। आप इस पर विचार कीजिए। आप लड़की और बहू में बहुत अंतर है। लड़की लड़की होती है, जब वो दिगर काट में जाती है तो वो दूसरे घर का पहले प्राथमिकता देती है, उसका वो फर्ज है।
वो अपने मैके को अगर प्राथमिकता देगी तो वहाँ वो घर और ससुराल में क्षेत्र पैदा हो जाएगा। लेकिन तो ढली ढलाई रहती है। धन्यवाद चाचा। अंकुर इधर दो। अंकुर इधर दो। कॉर्डलेस लेना चाहिए था, पहले ही बोले थे। हेलो, हम लोग जो बेटियां हैं, बेटियों को संस्कार भी तो हमारे माँ बाप ही दे रहे हैं। हमारे माँ बाप हम लोग को इस चीज़ का संस्कार देते हैं कि हम अपनी बातें किसी और को न करें। अगर हम ऐसा करते हैं यानी बहुओं को ढाल सकते हैं तो क्या बेटियों को नहीं कर सकती? बहू बेटी में भेदभाव क्यों? बहू बेटी में भेदभाव क्यों? अगर हम बहुओं को कहते हैं गोत्र छोड़ के सब छोड़ के आ रही हैं, हमारी लड़कियां भी तो हमारा गोत्र हमारा सब कुछ छोड़ दूसरी जगह जा रही हैं। जब उनको राइट नहीं है तो बहू को भी राइट नहीं है। आपके सामने आपकी बहू सर झुका के रहे, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि वो दूसरी जगह जाके उस बात को नहीं कर रही है? वो भी दूसरी जगह बता सकती। आपकी नजर में वो शांत है, आपकी नजर में कुछ नहीं बता रही, हो सकता है बाहर जाके वो बता सकते हैं। तो इसके लिए आप तो उसके लिए वो नहीं है ना। होना चाहिए तो दोनों का अधिकार समान होना चाहिए। आपकी बात मैं समझता हूँ कि इस फंक्शन के ऊपर इतने कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है कि इस पर डिसीजन लिया जा सके। अगर हमारी कार्यकारिणी में कितने मेंबर हैं ये ओपन किया जाए आज। मैं टोटल मेंबरान को इकट्ठा कीजिए। अगर आप न मानता हो तो मैं इकट्ठा आपको सहयोग दूंगा इकट्ठा करने के लिए, और नेक्स्ट डिसीजन के ऊपर फैसला होगा। आज बहू होती है, लड़की पढ़ाई गई तो वो उधर की लड़की है, बहू है वो। इसके ऊपर जब टोटल मीटिंग बैठे कार्यकारिणी की तब इसका फैसला हो। आज कोई डिसीजन न हो। अंकुर इधर से माइक लो, माइक लो। धन्यवाद। आज इस विषय में जो चर्चा हुई है उसमें 17 लोग पक्ष में हैं कि उनके चुनाव पे रोक नहीं होनी चाहिए, वो पद पे बन सकती हैं, और 10 लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और चूंकि भीड़ भी थोड़ा सा कम पहले की अपेक्षा तो सुधार है, और ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, तो इस विषय पर मेरे समझ से इसको हम लोग के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आगे की तरफ मैं इसको दूसरे तरीके से, हो सकता हो पत्रावली के माध्यम से, बाकी और भी सदस्यों से इस पर राय जानना चाहूँगा, और फिर उसके बाद जो हमारे पास कंक्लूजन आता है उस हिसाब से हम इस पर संशोधन पर विचार करेंगे। धन्यवाद। इस वर्ष से हम लोगों ने, हमारी कार्यकारिणी और हमारी पूरी टीम ने एक पत्रिका लॉन्च की हुई है। ये एक डिजिटल पत्रिका है जिसको हमारे युवा साथी श्री सुलभ पंड्या जी देख रहे हैं। उन्हीं के ही निर्देशन में, उन्हीं की टीम के द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है। तो हम श्री सुलभ पंड्या जी को आमंत्रित करते हैं, कृपया वो मंच पे आएं और इस पत्रिका के संदर्भ में हमारे सम्मानित सदस्यों को कुछ प्रकाश डालने का कष्ट करें। श्री सुलभ पंड्या जी। हेलो, सर्वप्रथम आप सभी को चरण स्पर्श एवं प्रणाम। सभी साथी एवं सभी लोगों का स्वागत है इस साधारण सभा में, जिसमें आपकी उपस्थिति काफ़ी अच्छी है। मैं आपको प्रतिबिंब एक पत्रिका, जो डिजिटल पत्रिका है हमारी, उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका आज विमोचन हम लोगों को करना है। ये पत्रिका मोबाइल के माध्यम से ही आप सभी के पास आएगी। इसमें समाज की
साल भर की सभी बातों का लेखा जोखा होगा, जिसको आप अपने मोबाइल पर साल में 2 बार या 1 बार पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एवं प्रतिबिंब के माध्यम से आप समाज में होने वाली किसी भी बातों को, किसी भी विचार को आप पूर्ण स्वतंत्रता के साथ रख सकते हैं। इस बात का मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। आपको कभी भी कहीं पे भी किसी भी बात से आपको आपत्ति हो या आप समर्थन करते हैं, जैसा कि अभी काका लोग भी कह रहे थे, मुझे अच्छा लगा। पहली बार मैंने इस तरीके की चर्चा देखी। मुझे अच्छा इस बात का है कि हम लोग ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, इतना ऑर्गेनाइज करते हैं, तो खुशी होती है कि 4 लोग तर्क वितर्क भी करते हैं। और जाहिर सी बात है कि साधारण सभा इसी बात के लिए होती है कि हम अपने विचारों को रख सकें और दूसरों के विचारों को सुन सकें। एवं आगे के लिए मैं आपको इसी बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रतिबिंब के माध्यम से आप अपनी सभी योग्यताओं को, किसी को किसी भी प्रकार की रुचि हो, कोई लिखता हो, कोई चित्रकारी करता हो, कोई किसी पर्यटन स्थल के बारे में जानता हो, कोई किसी कविता को लिखता हो, किसी भी प्रकार की आपके अंदर कला है, आप उसको समाज के सम्मुख रख सकते हैं। आपको ये एक मंच समाज के द्वारा दिया जा रहा है। कृपया आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे करके इस कार्य को और बड़ा बनाएं। इस प्रगति आज की पत्रिका का विमोचन हमारे क्या श्याम कृष्ण पंड्या जी एवं रितेश पंड्या जी, आप लोग विमोचन अभी होगा, आप लोग विमोचन करा देते हैं। और एवं नीरज सेलर जी, कृपया आप लोग थोड़ा मंच के पास आ जाएं। कृपया जोरदार ढंग से हमारे कृपया जोरदार तालियों से श्याम कृष्ण पंड्या जी, नीरज सेलर जी एवं भैया आप आइए आइए। अंकुर जी, नीरज भैया, आप लोगों की उपस्थिति हम लोगों का उत्साहवर्धक करती है। आप लोग आइए। नीरज भाई आइए आइए। नीरज भाई, 1 मिनट लगेगा। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरे बचपन के मित्र हैं, साथ आने में खुशी होगी। प्लीज प्लीज। आप लोगों की तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ आप इस पत्रिका का विमोचन करवाइए। ये पत्रिका ये पत्रिका आने वाले समय में आप सभी के मोबाइल पे आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। और आगे के लिए जब भी आपको जिस भी किसी भी प्रकार का लेख, कविता, चित्रकारी कुछ भी आपको देना है तो आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। आप कृपया उसमें अपना लेख वगैरह छपवा सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि श्री सुलभ पंड्या जी ने बताया कि आज देखिए तो हमारे बच्चे या हमारे युवा काफ़ी टैलेंटेड हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं को से समाज को प्रकाशवान कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि इन
बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसा मंच हो जहां से वो अपनी कला को प्रतिबिंब के माध्यम से पूरे समाज और बाकी दूसरी जगह भी, चूंकि डिजिटल है तो ये आप कहीं भी भेज सकते हैं, तो आपके और भी लोग भी उनकी इस प्रतिभा से अवगत हों और लाभान्वित भी हो सके। अगला एजेंडा है भवन के बारे में वर्तमान स्थिति को अवगत कराना तथा ठोस कार्यवाही का निर्धारण करना। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये समाज का भवन काफी समय से लिया गया है, लेकिन काफी प्रयास करने के बावजूद भी इसमें कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इस बार हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इस विषय में साधारण सभा में बात की जाए और कम से कम थोड़ा सा 2-4 कदम ही हम लोग आगे बढ़ सकें इस भवन को लेकर के, तो ये काफ़ी एक अच्छी पहल होगी। जहाँ तक हमारे